हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि अगर आपको 2025 के अंदर रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, ओके, तो हमें कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए। डायरेक्ट रिएक्ट नेटिव के अंदर कूद जाना चाहिए, एक्सपो पढ़ना चाहिए, सीएलआई पढ़ना चाहिए, जावास्क्रिप्ट कितनी पढ़ें, रिएक्ट में क्या क्या पूछा जाता है, डीएसए पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। डेफिनेटली जॉब के बारे में कि सैलरी कितने से स्टार्ट होती है, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर सबसे पहले क्या चीज सीखनी चाहिए, और वो सबसे पहली जो चीज है वो है हमारी, डेफिनेटली हमें बेसिक्स क्लियर करने होंगे जावास्क्रिप्ट के। ओके, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हो जावास्क्रिप्ट, और डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे कि सर टाइपस्क्रिप्ट मैंने सुना है यूज हो रही है, तो टाइपस्क्रिप्ट जो बनी है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक टाइप वर्जन है। ओके, तो पहले तुम क्या करो, डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट ना पढ़ के पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसका जो कंट्रोल है ना, लूप कंट्रोल बोलते हैं जिसको, फ्लो कंट्रोल बोलते हैं, उसको पढ़ो। कैसे हम उसके अंदर इवेंट हैंडलिंग करते हैं, कैसे हम एरर हैंडलिंग करते हैं, ये असिंक्रोनस क्या होता है, ये सारी चीजों को पढ़ लो। ये ES6 क्या है, एक्चुअल में ES6 की इतनी क्यों बातें होती हैं। आप कहीं पे जब गूगल पे या कहीं पे सर्च करते हो यार क्या इंटरव्यू के अंदर पूछा है क्या जाता है जावास्क्रिप्ट, तो आपको वहां पे ES6 क्यों मेंशन होता है। किसी भी जॉब के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखोगे रिएक्ट नेटिव या कहीं पे, तो वहां पर जावास्क्रिप्ट का ES6 क्यों मेंशन होता है, ES6 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या टॉपिक्स है, ये सारी चीजें बिल्कुल पढ़ डालो। और इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए 1 महीना देना चाहिए। और 1 महीना आप ऐसे नहीं है कि यार आपने 1 दिन पढ़ लिया 4 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन पढ़ लिया 4 दिन छोड़ दिया, और इसके बाद आपका 1 महीना हो गया, ऐसे नहीं चलेगा भाई। कंसिस्टेंट होके आप 1 आवर दे दो, बहुत है। ठीक है, कोई आपको इसके लिए बहुत बड़ा लैपटॉप नहीं चाहिए जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। यू कैन यूज ऑनलाइन कंपाइलर्स, जावास्क्रिप्ट के ऑनलाइन कंपाइलर यूज करो, बहुत सारी वेबसाइट्स पे पड़े हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी यूट्यूब है जहां पे जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आपका कंटेंट मिल जाएगा, उसको पढ़ो। डेफिनेटली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो जरूर याद रखना, कि ऐसा अगर आप करोगे कि पूरी वेबसाइट में आप जावास्क्रिप्ट के टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें आपको लगेगा टाइम, और हो सकता है कि आपका मोटिवेशन भी खत्म हो जाए। तो पूरा मोटिवेशन मेंटेन रखने के लिए जरूरी क्या है, सेलेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट, कि किस फील्ड के अंदर आप जा रहे हो। अब जावास्क्रिप्ट एक वेब वाले बंदे के लिए, जो वेब वाला बंदा है उसके लिए जो एक डिटेल में बोले तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट आप रिएक्ट नेटिव के अंदर हो तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्या क्या चीजें आप रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज करने वाले हो। वो सेलेक्टेड टॉपिक की लिस्ट रख लो, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, किसी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, और वहां जाके वो सारे टॉपिक्स पढ़ डालो, पहली चीज। दूसरी चीज है, आप लोगों के माइंड में थॉट आएगा कि रिएक्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, रिएक्ट एक हमारा रिएक्ट यूज होता है वेब के लिए, ओके, और रिएक्ट क्या है, हमारे रिएक्ट नेटिव के अंदर भी यूज होता है। अब रिएक्ट नेटिव के अंदर रिएक्ट के कितने टॉपिक्स पूछे जाएंगे, क्योंकि देखो जब वेबसाइट पे आप काम करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप वेबसाइट के अंदर बनाते हो, उन सारी चीजों की रिएक्ट नेटिव के अंदर जरूरत नहीं है। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर रिएक्ट का क्या क्या यूज होता है, एक मैं आपको हिंट देता हूं, हुक्स के यूज होते हैं जो हमारे रिएक्ट के अंदर होते हैं, और डेफिनेटली JSX वगैरह। तो ये सारी चीजें आप सेलेक्टेड टॉपिक क्या कर सकते हो, रिएक्ट के पढ़ सकते हो। पूरी रिएक्ट की वेबसाइट चाटने की बजाय सेलेक्टेड चीजें पढ़ो, जैसे कंपोनेंट, हुक्स, लाइफ साइकिल मेथड्स, ये सारी चीजें पढ़ डालो। डोम वगैरह क्या होता है, कैसे काम करता है, रिएक्ट क्यों आया, किस लिए आया, ये सारी चीजें पढ़ लो। ओके, इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला। ओके, थर्ड चीज जो आपको पढ़नी है वो रिएक्ट नेटिव पढ़नी है। अब जो रिएक्ट नेटिव है, पहले स्टार्ट करो बिल्कुल बेसिक्स से, रिएक्ट नेटिव का सेटअप करना स्टार्ट करो। अगर आपको टफ लग रहा है कि रिएक्ट नेटिव CLI और एक्सपो क्या चूज करें, तो सबसे पहली बात, अगर आप बिगनर हो और आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपको ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सपोर्ट कम होता है, ओके, हेल्प करने वाले कम होते हैं, तो आप क्या करो, CLI का सेटअप ना करके, रिएक्ट नेटिव CLI का सेटअप ना करके फ्रेमवर्क के साथ जाओ, क्योंकि वेबसाइट में भी मेंशन कर रखा है, रिकमेंड कर रखा है एक्सपो। एक्सपो का क्या है, जस्ट आपको थोड़ी सी कुछ कमांड्स डाल के आपका सेटअप हो जाएगा और आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो एक्सपो के साथ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर CLI और एक्सपो सीख के ऐसा तो नहीं है कि मुझे जॉब में कुछ दिक्कत आएगी। देखो, कुछ चीजों का फर्क है, जैसे कि डिपेंडेंसीज, पैकेजेस वगैरह का, पैकेजेस का फर्क है, ओके, स्ट्रक्चर का थोड़ा फर्क है, बट डेफिनेटली
आप जब कॉमन चीजें सीख लोगे जो कॉमन है, जैसे मैं बोलूं रिएक्ट नेटिव का कोड लिखना स्टार्ट करो, कंपोनेंट बनाना, नेविगेशन, ये सारी चीजें जब आप सीख लोगे तो रिएक्ट नेटिव सीएलआई में भी काम करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, आप उसको भी अडेप्ट कर सकते हो। बट इस सारे प्रोसेस के अंदर जो मेन चीज है वो स्टार्ट करना, और स्टार्टिंग कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी होने के लिए एक्सपो स्टार्ट कर। ओके, अब जब आपने रिएक्ट नेटिव पढ़ लिया, रिएक्ट नेटिव के अंदर सारे टॉपिक्स की ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे लिस्ट डाल रखी है, वो सारे टॉपिक्स आप धीरे धीरे स्टेप बाय कवर करो। जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ ली, जावास्क्रिप्ट को अच्छे से रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज करो, रिएक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करो। अब ठीक है, रिएक्ट नेटिव, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट आपने पढ़ ली। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो मैंने ये सब चीजें कर ली तो प्रोजेक्ट कैसे करें, है ना? प्रोजेक्ट कौन कौन से करने चाहिए, किस टाइप के प्रोजेक्ट करने चाहिए जिससे जॉब मिले? तो देखो, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलूंगा, जब मैंने 2 साल पहले यूट्यूब पे काम स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैंने भी जो प्रोजेक्ट डाले थे वो ई कॉमर्स के, सोशल मीडिया, चैटिंग ऐप, इस तरीके की चीजें डाली थी। बट 2 साल में इतना हुआ है कि हर एक बंदा सोशल मीडिया, चैटिंग ऐप और ये ई कॉमर्स बना के बैठा हुआ है। किसी ने यूट्यूब से कोड उठाया है, किसी ने डायरेक्टली बनाना वीडियो देख के बनाया है, बट मैं ये बोलूंगा कि हर किसी के पास लगभग है। तो फिर आप स्टैंड आउट कैसे करोगे, अलग कैसे हो सबसे? तो भाई अपने माइंड के थोड़े से आइडियाज देखो, गूगल पे सर्च करो, थोड़ा सा हट के आइडिया बना लो। जैसे मैं बोलूं ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में क्या है कि किसी चीज को हम बेच रहे हैं। जोमेटो है, जोमेटो के अंदर फूड सेल हो रहा है, ब्लिंकिट के अंदर अदर चीजें सेल हो रही हैं, बट बात तो वही है। चैटिंग ऐप होते हैं, अब चैटिंग ऐप में बहुत सारी चीजें हैं। पहले किसी ने फायरबेस के साथ चैटिंग ऐप बना लिया, ओके, आप क्या करो, सॉकेट.io यूज कर लो, है ना? ऐसे करके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज करते चलो और टेक्नोलॉजीज को ऐड करते चलो, आपके प्रोजेक्ट अलग हो जाएंगे। बाकी बहुत सारे आइडियाज आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा अलग करो और 5 से 6 प्रोजेक्ट बना डालो एंड टू एंड, ओके, जिसे आप अपने इंटरव्यूज वगैरह में एक्सप्लेन कर सको। अब बात करते हैं इसके आगे कि मान लो आपने रिएक्ट नेटिव सीख लिया, प्रोजेक्ट्स बना लिए, अब बात आती है जॉब हंटिंग की, जॉब कैसे मिलेगी, है ना? तो जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले लिंक्डइन पे अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बना ली, सारा स्किल शेयर कर दिए, प्रोजेक्ट भी शेयर करने का ऑप्शन होता है वहां पे, तो प्रोजेक्ट को मेंशन कर लो, सारी चीजें कर दो वहां पे। दूसरा naukri.com, हाँ डेफिनेटली बहुत बहुत सारे ऐसे मेल्स भी आते हैं जो आपको अपने मतलब के नहीं लगते, बट डेफिनेटली मेल्स आते हैं। वहां पे क्या करो, जाके अपना रिज्यूमे अच्छा से, अपना रिज्यूमे जो एक होता है ना फाइल वाला, वो अपलोड करो, साथ में वहां पे रिज्यूमे अपना बना भी दो, जो वहां पे डिटेल्स है वो भी अच्छे से एंटर करो। आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के हिसाब से आपकी स्किल्स क्या है, वहां पे 4-5 प्रोजेक्ट जो आपने किए हैं वो मेंशन कर दो, आपका बायो अच्छे से मेंशन करो, सारी चीजें अच्छे से मेंशन करके डेली बेसिस पे naukri.com ऐप को ओपन करो और उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी प्रोफाइल को एक तरीके से अपडेट करो। आपको अपडेट करना है, जिससे क्या होता है कि आपकी जैसी प्रोफाइल अपडेट होती है वो लिस्टिंग में फिर से जाती है, उनका कुछ ऐसा एल्गो होगा जैसे काम करता होगा, उससे क्या होता है कि आपके पास मेल आने लगता है। ओके, मेल्स आएंगे, कॉल्स भी आएंगी, हो सकता है कि कुछ कॉल्स बहुत दूर से आए आपकी लोकेशन से, कुछ पास से हो, कुछ बहुत कम पैकेज की हो, कुछ अच्छे पैकेज की हो, डेफिनेटली सारी चीजें। तो उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हो हायरेक्ट वगैरह, है ना? साइन यूज कर सकते हो। अब देखो, ऐसे आप बोलोगे कि सर इसमें फ्रॉड बहुत होता है, तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट और ऐप है जहां पे जॉब जो डालने वाले लोग होते हैं वो तो अलग होते हैं ना, ओनर्स या ऐप तो ना डाल रहा है, वो तो ऐसे मल्टीपल वेंडर्स होते हैं, ऐसे मल्टीपल कंपनीज हैं, उनके एचआर वगैरह जॉब पोस्ट कर रहे हैं, तो कुछ चीजें वहां पे गड़बड़ होती है। तो क्या है, हमें अपना काम निकालना है, तो कोई भी ऐप है, 4 से 5 ऐप अपने मोबाइल के अंदर डाल लो, सबके अंदर डेली बेसिस पे चेक करो, अपडेट करो। ओके, ये प्रोसीजर होता है, यही मैं फॉलो करता हूं। अब मैं ऐसा कोई एलियन तो नहीं ना जो मेरे पास कॉल आ जाते हैं, ऐसे ही आते हैं भाई। ठीक है, रिज्यूमे जो बना रहे हो ना, उस रिज्यूमे को जो एटीएस वाला है, जो स्कैन प्रोसेस वाला, क्या कीवर्ड्स हमें मेंशन करने चाहिए, क्या किस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है अपनी डिटेल को डालने का, वो सारा मेंटेन, तो इसके बारे में थोड़ा सा आर&डी करो तो अपन का काम हो जाएगा। ये एफर्ट डाल लिए, जॉब सर्च के लिए आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए, अपना रिज्यूमे डाल दिया और जॉब को अप्लाई करना स्टार्ट करो होंगी। मैं जब स्टार्टिंग किया था तो मैं ना 50-50, 100-100 जॉब एक दिन में अप्लाई कर रहा था और 4-5 दिन तक कॉल नहीं आते थे, क्योंकि वो 5 डेज वर्किंग है, उसके हिसाब से फिर उनको जब टाइम मिल रहा है तब कॉल आती है। तो वो प्रोसीजर के बारे में मत सोचो कि यार कॉल क्यों नहीं आ रही, जस्ट अप्लाई और करते रहो अप्लाई। ठीक है, और एक चीज और करो, इन जॉब्स के डिस्क्रिप्शन में
देख लो कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज मेंशन है और ये मैंने पढ़ी है कि नहीं, तो उसको रेडी करके रखो पहले से। ठीक, जॉब अप्लाई करने लगे, मान लो आपके पास कॉल आने लग गए, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, अब आपके माइंड में आएगा थॉट कि भाई इंटरव्यू के लिए क्या क्या पूछा जाएगा। आपके माइंड में थॉट आएगा, क्योंकि मैं तो यू सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे हर जगह देखता रहता हूँ, डीएसए पढ़ो, डीएसए पढ़ो, डीएसए पढ़ो। बट डीएसए इज अ मीडियम, तो वो हर एक जगह पे काम नहीं आएगा। अगर आपकी पर्टिकुलर प्रोफाइल स्पेसिफिक जॉब है, वहां डीएसए नहीं पूछते, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास डेफिनेटली बहुत कुछ अदर पूछने को होता है। अब ऐसा है कि कोई प्रोफाइल ऐसी है जिसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उन्हें फिल्टर तो करना पड़ेगा, तो फिर वो डीएसए पूछेंगे। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोफाइल स्पेसिफिक के लिए ज्यादातर कंपनियों ने खुद अपनी जॉब डाल रखी होती है, तो वॉक इन होता है या फिर हो सकता है ऑनलाइन इंटरव्यू हो। उस केस में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी, 10 20 50 लोगों का वो इंटरव्यू लेते हैं, तो वहां पे डीएसए ज्यादातर केसेस में यूज नहीं होगा। तो क्या यूज होगा? आपसे पूछा जाएगा जावास्क्रिप्ट, जो सबसे पहली चीज है, जिसमें आई थिंक 30 से 40 क्वेश्चन मैक्स पूछे जा सकते हैं। ओके, वो 30 से 40 क्वेश्चन के ऑलरेडी मैं सीट शेयर कर चुका हूं, जो डेफिनेटली वही पूछे जाते हैं, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया है, क्योंकि मैं हर बार जब इंटरव्यू देता था वो क्वेश्चन को याद रखता था और नोट डाउन कर लेता था। ये आपकी भी एक हैबिट होनी चाहिए कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, उस केस में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं उनके रिप्लाई अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो उन्हें नोट डाउन माइंड में यहां करो और बाद में इन सबको पढ़ो। अगले इंटरव्यू के अंदर हो सकता है सेम क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो ये हैबिट आपको बना के रखनी है। ओके, इंटरव्यू के अंदर डीएसए के चांसेस बहुत कम है। जब ज्यादा भीड़ है, फिल्टर करना है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट है, उस केस में पूछा जाएगा, अदरवाइज वो आपको जावास्क्रिप्ट पूछेंगे, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस हो गए, रिएक्ट हो गया, डोम हो गया, रिएक्ट के अंदर आपके हुक्स हो गए, आपके कंपोनेंट लाइफ साइकिल्स हो गई, क्या क्या लाइफ साइकिल कैसा होता है, क्यों होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, गूगल पे, आप यूट्यूब पे जाओगे हमारे चैनल पे, वहां जाके सर्च करोगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो उसमें कोई ना कोई वीडियो मिलेगा जिसमें सीट शेयर कर रखी है। ठीक है, रिएक्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट नेटिव। अब रिएक्ट नेटिव जो आती है आपकी, इस रिएक्ट नेटिव के अंदर आपको ऐसी चीज नहीं पूछी जाएगी, आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे कि जैसे रिडक्स का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं, एपीआई फेच करने के लिए आप क्या यूज करते हो, लिस्टिंग के लिए कैसे है, कोड ऑप्टिमाइजेशन आप करते हो, कोड का स्ट्रक्चर आप क्या फॉलो करते हो, कभी आपने ऐप पब्लिश की है या नहीं की है, कभी आपने iOS पे पब्लिश की है या नहीं की है ना? इस तरीके के ऐसे कॉन्सेप्ट वाली चीजें जो डेफिनेटली हो सकती हैं कि आपको इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगे, बट उसका एक वर्बली आपको स्टेप सारे पता होने चाहिए कि कैसे हम इस पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऐप के अंदर। ओके, तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तभी पता चलेगा। एक बिगिनर से कभी भी कोई इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि भाई इस बंदे को नोटिफिकेशंस लगाने आने चाहिए, इस बंदे को एप्पल का सीधा पब्लिश करना आना चाहिए। ये एक बिगिनर, बिल्कुल बिगिनर से कोई एक्सेप्ट, बस थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया होना चाहिए वर्बली के, जैसे मैं बताऊं आपको कि यार आप अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार बताओ कि हम ऐप को पब्लिश कैसे करें, क्या स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप ये बता सकते हो ना कि सर उसके लिए आपका गूगल प्ले का या एप्पल का अकाउंट होना चाहिए, हम एक रिलीज बिल्ड बनाते हैं और उस रिलीज बिल्ड को वहां पे अपडेट करते हैं। इस तरीके का एक थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कैसे पब्लिश करते हैं, बिल्ड कैसे बनाते हैं, बिल्ड तो बनाना आना चाहिए ना। बिल्ड बनाने के लिए क्या रिलीज बिल्ड कैसे बनाते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो बना सकते हो, आप कमांड यूज कर सकते हो, तो इतना तो आइडिया आपको लेना पड़ेगा एज ए बिगिनर, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, बिगिनर्स के लिए भी चीजें बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता जा रहा है। उस चक्कर में क्या है कि थोड़े से स्ट्रक्चर तो चेंज होगा इंटरव्यू का, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंपनी की बढ़ेंगी। हाँ, वो ये नहीं बोलेंगे डे वन पे कि आप कुछ नोटिफिकेशन लगा दो, वो नहीं बोलेंगे कि मैप इंप्लीमेंट कर दो, वो नहीं बोलेंगे CI/CD पे काम कर दो, वो नहीं बोलेंगे आपको इतना सारी चीजें स्टार्टिंग में। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती है, क्योंकि अगर आप छोटा सा भी ऐप बनाओगे, डेमो ऐप भी बनाओगे, तो ऐप पब्लिश करना तो आना ही चाहिए, है ना? तो वो चीज आपको सीखनी होगी एज ए बिगिनर। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो ये सारी चीजों पे भी काम कर सकते हो वन बाय वन। कोड ऑप्टिमाइजेशन बहुत मस्ट है, यूआई पे काम करना मस्ट है, यूआई अच्छी बनाना आना चाहिए। बिगिनिंग लेवल में थोड़ा सा आपकी यूआई अच्छी नहीं होगी, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अच्छी हो जाएगी, बट काम करना आपका मस्ट है इस चीज पे। ऐसा नहीं है कि जस्ट इग्नोर कर दिया। देखो, स्किल्ड डेवलपर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है इस फील्ड के अंदर। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो स्किल्ड डेवलपर नहीं है, इस चक्कर में उनकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, और वो जो दोष देते हैं वो देते हैं कि स्कोप नहीं है, जॉब्स नहीं है। भाई, जॉब्स इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो तुम किसी को अपना काम भी दिखा रहे हो तो पसंद नहीं आ रहा है, और पसंद कैसे आएगा जब आपकी स्किल
उतनी अच्छी नहीं है, यूआई पे काम नहीं कर पा रहे हो, रेस्पॉन्सिव नहीं बना पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों पे काम करना डेफिनिटली पड़ेगा। ओके, अब आपका इंटरव्यू के अंदर मैंने बता दिया क्या-क्या पूछा जाएगा। जॉब का देखो डिमांड आप बोलोगे कि नेगोशिएट कैसे करें, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उस केस में नेगोशिएट कैसे करें? तो देखो जो बिल्कुल बिगिनर है उसका पैकेज 3 और 5 के बीच में लग जाए, ओके? तो ये ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा खराब है क्योंकि देखो स्टार्टिंग ऐसी होती है। बहुत सारे लोगों का तो 2 लाख भी लगता है, 2, 220, 240 ऐसा लगता है, 2.5 लाख तक। तो ये खराब नहीं है क्योंकि जो आप पहले आपको कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि आप बिल्कुल बिगिनर हो और आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, तो वो आपको एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम किसी एक होता है ना रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो किसी पर्टिकुलर बंदे को आपको डिलीवर करना है। उस केस में आपको जो जॉब मिल रही है ले लो। वो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो बहुत ज़रूरी है आपको लेना। उसके बाद क्या करो जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, जो फर्स्ट स्विच होता है, वो अच्छा हो जाता है। फर्स्ट स्विच का मतलब ये है कि आपको अगर 2 लाख का या 3 लाख का पैकेज मिला है, तो आप अगला स्विच जो करोगे, 1 साल तो जॉब करोगे ना भाई, ऐसा थोड़ी ना 2 महीने में छोड़ दोगे। तो 1 साल तो कम से कम करो पहली जॉब को, उसके बाद स्विच मारो। और वो स्विच जो मारोगे 5-6 पे 4-5 पे 5-6 पे पहुँचा जा सकता है। और उसके बाद फिर टाइम करोगे तो आपका फिर वही वाली बात है कि लास्ट सैलरी के बेस पे और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी स्किल कितनी बेटर हुई है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर। अगर आपने कुछ बहुत ही अच्छी चीजें कर ली हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है, तो डेफिनेटली वो सैलरी स्केल जो लास्ट सैलरी वाला और वो 30% 40% वाला केस था वो नहीं होगा, 100% भी हो सकता है और ये मैंने लिया है। ओके, तो ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूं, जो किया है वही बता रहा हूं। ठीक है, तो हो सकता है कि वहां पे आपको एक्सपीरियंस के बेस पे ना जज करके आपके स्किल के बेस पे जज करेंगे और वहां पे आपका पैकेज जो एक नॉर्मल सिनेरियो है उससे हटके मिल जाए। ओके, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था जब मैं 5 लाख 5 लाख आई थिंक 4.5 या 5 लाख के पैकेज पे था, फिर मुझे सीधा 9 का मिला था। तो एक तरीके से वो 100% गया। ठीक है, फिर उसके बाद और चेंज हुआ। तो ये चीजें आप कर सकते हो बट ये टाइम के साथ होगा। अपने माइंड में ये थॉट मत लाना कि डे 1 से आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल जाए। ओके, वो जो आप बोलोगे कि मैं तो सर फेसबुक और गूगल इन लोगों को मिलती है, तो भाई उनसे पूछो जाके पहले कितना डीएसए पढ़ा, कितने टाइम तक इंटरव्यूज दिए, कितने इंटरव्यूज दिए, कितना टाइम लगा, बहुत सारी चीजें। नॉर्मल कॉलेजेस के बच्चे तो पहुंच भी नहीं पाते, उनके इंटरव्यू भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ कॉलेज का फैक्ट भी होता है, कुछ एरिया का फैक्ट भी होता है, आप किस एरिया में हो, ओके, किस लोकेशन पे आप जॉब सर्च कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड चूज कर लो, उस पे मेहनत करो। आपका जो सैलरी है कम स्टार्ट होगी बट 2-3 साल के अंदर आप वही सेम लेवल पे होगे। हाँ, आपका पैकेज सीटीसी बहुत हाई नहीं होगा बट उस सीटीसी के अंदर उनका शेयर्स वगैरह बहुत सारी चीज ऐड ऑन होती है, वो अगर आप कट कर दोगे जो बेसिकली ईयर बेस मिलते हैं, तो आप भी लगभग उसी सैलरी पे पहुंच सकते हो जो उनका बेस है एंड टैक्स वगैरह वही सारी चीजें। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। अब जब आप एक बार जॉब ले लेते हो, अगले स्विच पे नेगोशिएट करना सीखना होगा आपको, कैसे नेगोशिएट करें, कैसा काउंटर ऑफर लें, ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी। बट डेफिनेटली इसी तरीके से ग्रो किया जा सकता है। तो अगर आपका कोई भी कमेंट हो कि भैया ये कैसे करते हैं या ये कैसे करते हैं, कमेंट में बता देना। और आगे लास्ट वीडियो हमने डाला था नोटिफिकेशंस के ऊपर, आगे वीडियो और आने वाले हैं जिसमें डीप लिंकिंग शामिल है हमारी और कुछ और टॉपिक्स भी हैं, तो आने वाली है, बहुत बढ़िया वीडियोस आने वाली है। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि 2025 के अंदर वो टॉपिक्स पे हम काम करने वाले हैं जो 2024 में कभी नहीं किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए